हेलो दोस्तों, आज हम लोग रिवीजन करेंगे और क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। हम लोगों ने पिछले वीडियो में क्लास 10 विज्ञान का चैप्टर 1 पढ़ा, जो कि रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक समीकरण से संबंधित था। इसको एक बार शॉर्ट में रिवाइज कर लेते हैं। इसके बाद हम अब इसमें दिए गए अभ्यास प्रश्नों को एक एक करके सॉल्व करेंगे। ये आपके परीक्षा के लिहाज से बहुत ही ज़रूरी है। परीक्षा में 40 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं और 40 मार्क्स के सब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। और ये जो क्वेश्चन है मुख्य रूप से बीटीबीसी टेक्स्ट बुक में दिए गए जो यहाँ अभ्यास प्रश्न हैं उससे पूछे जाते हैं। यहाँ पे लास्ट में आप यहाँ अभ्यास प्रश्नों को देखेंगे और जो बीच बीच में जो प्रश्न ऐसे प्रश्न दिए रहते हैं यहीं से पूछे जाते हैं। इसीलिए ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, जितना इसमें प्रश्नोत्तर दिया गया है उसको याद कर लीजिए, आपको बहुत अच्छे अंक मिलेंगे। आइए एक बार रिवीजन कर लेते हैं, इसके बाद अभ्यास में दिए गए प्रश्नोत्तर को हम लोग सॉल्व करेंगे। अभिक्रिया समीकरण, रासायनिक अभिक्रिया होता क्या है, रासायनिक अभिक्रिया कहते किसे हैं, ये हम लोग यहाँ पे इसमें दिया। इसमें यहाँ पे हम लोग डिस्क्राइब करते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया वह प्रक्रिया है जिसमें एक से अधिक रासायनिक अभिक्रिया वह प्रक्रिया जिसमें एक या अधिक पदार्थ आपस में मिलकर नए गुणधर्म के नए पदार्थ बनाते हैं। ठीक है, नए गुणधर्म यानी उनकी अवस्था, रंग, तापमान आदि में बदलाव देखने को मिलता है। रासायनिक अभिक्रिया के दो भागों में बांटा गया है, एक अभिकारक और दूसरे उत्पादक। यहाँ हम लोग देखेंगे कि जैसे यहाँ पे जो समीकरण दिया गया है, इधर अभिकारक होते हैं, दूसरी तरफ क्या होते हैं, उत्पादक होते हैं। और अभिकारक को इंग्लिश में क्या कहते हैं, रिएक्टेंट कहते हैं, और उत्पादक को प्रोडक्ट कहते हैं। अभिकारक किसे कहेंगे, जो पदार्थ अभिक्रिया में भाग लेते हैं वो अभिकारक कहलाते हैं। इसको अक्सर हम लोग बाईं ओर लिखते हैं। और उत्पाद किसे कहते हैं, अभिक्रिया के फलस्वरूप जो नया पदार्थ बनता है उसको हम लोग उत्पाद कहते हैं, और ये दाईं ओर लिखा जाता है। उदाहरण के लिए यहाँ पे दिया गया है कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के साथ, मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है, जैसे पहला रिएक्शन हम लोग इस चैप्टर में यही देखे थे, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का रिएक्शन देखे थे। तो इसमें मैग्नीशियम और ऑक्सीजन इस साइड हो गया तो ये अभिकारक हो गया, और इस साइड हुआ तो ये क्या हो गया, प्रोडक्ट हो गया, उत्पाद हो गया। ठीक है, दूसरा उदाहरण है लीड नाइट्रेट का। हम लोगों ने इसमें दूसरा उदाहरण लीड नाइट्रेट पढ़ा था। लीड नाइट्रेट का जो हम लोग यहाँ उदाहरण क्रियाकलाप 2 और 3 वाले में, तो इसमें भी हम लोग देखेंगे कि इसमें था कि लीड नाइट्रेट को पोटेशियम आयोडाइड के साथ अभिक्रिया कर लीड आयोडाइड बनाते, जो कि चमकीला पीला और छेप होता है। ठीक है, और इसके बाद वही इसमें मेन चीज ये है कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो जिसमें एक या अधिक पदार्थ आपस में मिलकर नए गुणधर्म के नए पदार्थ बनाते हैं, उसे क्या कहते हैं, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। यह वह प्रक्रिया है जिसमें एक या अधिक पदार्थ आपस में मिलकर नए गुणधर्म के नए पदार्थ बनाते हैं। और नए गुणधर्म से संबंध क्या है कि उनकी अवस्था, रंग, तापमान आदि में बदलाव देखने को मिलता है। बाईं साइड अभिकारक लिखते हैं और दाएं साइड उत्पाद लिखते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट है कि रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। ठीक है, तो जब हम किसी रासायनिक अभिक्रिया को शब्दों में लिखते हैं तो बहुत बड़ा वाक्य हो जाता है, तो इसको सरल संक्षिप्त के लिए रासायनिक सूत्रों और प्रतीकों का प्रयोग करते हैं, इसीलिए रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, रासायनिक समीकरण क्या हुआ, तो रासायनिक समीकरण रासायनिक अभिक्रिया को जब हम लोग सरल और संक्षिप्त करने के लिए रासायनिक सूत्रों और प्रतीकों में लिखते हैं तो उसको हम लोग रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, रासायनिक समीकरण जो होता है इसको हम लोग किस आधार पर संतुलित करते हैं, तो द्रव्यमान के आधार पर। द्रव्यमान संरक्षण का जो नियम हम लोग ने पढ़ा था क्लास 9 में, जिसको एंटोनियो लेवोजिया ने 1783 में दिया था, उसी के आधार पर हम लोग उसको बैलेंस करते हैं, इक्वेशन को, समीकरण को। ठीक है, समीकरण के अब फिर हम ये वो समीकरण देख ले, फिर हम देखेंगे कि रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार कितने होते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया को एक हो गया संयोजन अभिक्रिया, दूसरा वियोजन अभिक्रिया, तीसरा हो जाएगा नीचे विस्थापन अभिक्रिया और द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, और इसी में हम लोग पढ़ेंगे कि ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक अभिक्रिया। संयोजन जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाता है तो उसे संयोजन मतलब कॉम्बिनेशन, 2 रहेगा, एक साइड 2 रहेगा, दूसरे साइड 1 रहेगा, तो वो संयोजन अभिक्रिया हो गया। वियोजन मतलब एक साइड 1 ही रहेगा यौगिक और अगले साइड 2 तत्व यौगिक में बदल जाएगा, उसको वियोजन अभिक्रिया कहेंगे। विस्थापन अभिक्रिया, देखो वियोजन अभिक्रिया जो होता है, जो
टूटने वाला है तो टूटेगा कैसे, जब उसको कुछ मिलेगा, कुछ गर्मी वर्मी, कुछ लाइट, कुछ ऐसा कुछ ऊर्जा मिलेगा तो वो टूटा है। तो इसीलिए ज़्यादातर जो वियोजन अभिक्रिया है, डिकम्पोजिशन अभिक्रिया है, वो क्या होता है, इंडोथर्मिक रिएक्शन होता है, ठीक है, उसमें ऊष्माशोषी अभिक्रिया होता है, ठीक है। और फिर है विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है, इसमें मतलब जिसमें एक अधिक अभिक्रियाशील तत्व कम अभिक्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देता है। जैसे कि हमको पता है कि जिंक जो है वो अधिक क्रियाशील है कॉपर से, तो ये जिंक जो है कॉपर को विस्थापित करके जिंक सल्फेट यहाँ बन जाता है। डबल डिस्प्लेसमेंट में होता है कि इसमें दोनों एक दूसरे को विस्थापित कर देते हैं, ठीक है। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन हो गया कि अभिक्रिया के समय जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, मतलब ऑक्सीजन के आधार पर अगर हम लोग ऑक्सीडेशन, उपचयन, अपचयन को देखेंगे तो अगर ऑक्सीजन किसी को मिल रहा है तो उसका ऑक्सीकरण हो रहा है, यानी उपचयन हो रहा है, ऊपर उठ जा रहा है, उपचयन हो जा रहा है ऑक्सीजन मिलने पे। और जिसमें से ऑक्सीजन घट जा रहा है उसका क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, मतलब नीचे घट है, उप मतलब अपर, ऊपर, तो उपचयन हो गया, और अपचयन मतलब नीचे जाना, यानी रिडक्शन हो गया। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण, उपचयन एक चीज हो गया, रिडक्शन, अपचयन और डीऑक्सीडेशन जो हुआ वो एक चीज हो गया। तो अभिक्रिया के समय जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो उसे कहते हैं कि उस पदार्थ का क्या होता है, उपचयन होता है। और जब किसी अभिक्रिया में किसी पदार्थ का ऑक्सीजन की ह्रास होती है तो उसका अपचयन होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पीछे एग्जाम्पल एक दिया गया है, जैसे सिल्वर, ये और ये, अच्छा ये जो हम यहाँ पे लिखे हैं, ये जो अगला जो टॉपिक है कोरोजन जो होता है और जो विकृत गंधिका होता है उसका ये एग्जाम्पल दिया हुआ है। तो ये एक तरह से मैंने समरी ऐसे शॉर्ट में तैयार किया था, मैंने सोचा कि इसको भी मैं शेयर कर देती हूँ। राइटिंग थोड़ा ठीक नहीं है लेकिन इसको मैं शेयर कर दी कि समझने में आसान होगा। यहाँ पे चरण दिया गया है कि कैसे समीकरण करते हैं, तो असंतुलित समीकरण को पहले लिख ले, फिर परमाणुओं की गिनती करें, फिर गुणनांक मतलब गुना या जोड़ें, और फिर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बाद में करें, ठीक है। पहले और सब जो एलिमेंट है उसको बैलेंस कर ले, फिर उसके बाद ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं उसके बनाने में। तो देखिए इसमें अब हम लोग ने इस बुक को भी एक बार देख लेते हैं कि इसमें सब चीज़ हम लोग ने पढ़ लिया। समीकरण हो गया, अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया, संयोजन, वियोजन, उष्मा शोषी मतलब उष्मा को शोषित करता है, उष्मा लेता है, तो वो वियोजन अभिक्रिया होता है। उष्मा छेपी, जिसमें वियोजन अभिक्रिया हुआ वो उष्मा छेपी होता है, जो उष्मा निकालता है जिसमें, ठीक है, उसको उष्मा छेपी अभिक्रिया कहते हैं। और उपचयन अपचयन हम लोग ने पढ़ लिया, ठीक है। अब हम लोग एक एक करके अभ्यास जो प्रश्न यहाँ पे दिया गया है उसको सॉल्व करते हैं। प्रश्न का पहला यहाँ पे हम लिखे हुए हैं, ये पहला जो प्रश्न है, ये संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है और रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की आवश्यकता क्यों है, इसके बारे में हम लोग ने लिखा है। इसको बड़े स्क्रीन पे कर लेते हैं, ठीक है। इसको पढ़ते हैं कि आखिर संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। रासायनिक समीकरण तो बोल दिए कि रासायनिक समीकरण क्या होता है कि जब हम लोग उसको इजी सिंबल के रूप में, हम लोग प्रतीकों के रूप में जब हम लोग लिखते हैं तो उसको सूत्रों और प्रतीकों के रूप में जब हम लोग लिखते हैं तो उसको रासायनिक समीकरण कहते हैं। लेकिन उसको अगर हम लोग संतुलित करके लिखें तो संतुलित रासायनिक समीकरण हो गया। और आखिर हम लोग संतुलित करने की आवश्यकता क्यों है, ये बात है कि हम लोग को संतुलित करने की जरूरत क्या, हम ऐसे ही लिख दे रहे हैं, ये दो तीन क्यों गुना भाग करें। तो यहाँ पे बताया गया है कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है। ये वह समीकरण है जिसमें अभिक्रिया के दोनों पक्षों में प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान होती है, ठीक है। बैलेंस रासायनिक समीकरण उसको कहेंगे जब हम लोग, जो ये इधर अभिकारक हो गया, हम लोग को पता है कि इधर अभिकारक हो गया, ठीक है, और दूसरे तरफ क्या हुआ, उत्पाद बना। जो कोई भी रिएक्शन हम लोग लिखेंगे, अभिकारक हुआ और दूसरे तरफ क्या हुआ, उत्पाद, कुछ इधर बना कुछ इधर। तो इस दोनों तरफ का जो परमाणुओं की संख्या है वो समान होनी चाहिए, ठीक है, इक्वल होना चाहिए। आवश्यकता क्यों है रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की, तो इसलिए है क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण नियम का पालन करना होता है, ठीक है। क्योंकि जो संतुलित है ये क्या होता है, द्रव्यमान संरक्षण नियम है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन दिया गया था एंटोनियो लेवोजियर के द्वारा, क्लास 9 में हम लोगों ने पढ़ा था। इस नियम के अनुसार, और हम ये नियम क्या कहता है, तो ये नियम यह कहता है कि रासायनिक अभिक्रिया जब होता है तो उसमें ना तो पदार्थों का निर्माण होता है ना ही विनाश होता है, ठीक है। इसीलिए अभिक्रिया से पहले अभिकारकों का किसका निर्माण विनाश नहीं होता, द्रव्यमान जो हुआ वो उसका पदार्थ जो हुआ, मतलब पदार्थ मतलब टोटल पदार्थ हम ले रहे हैं, ठीक है, टोटल पदार्थ ले रहे हैं, जो पदार्थ हम लोग रिएक्शन में लेते हैं वो,
जैसे हम लोग इधर कैल्शियम ऑक्सीजन ले लिए, ठीक है, तो इधर भी हमको कैल्शियम ऑक्सीजन मिलेगा, बस उसका संख्या अलग अलग रहेगा, ठीक है। या हाइड्रोजन लिए तो इधर भी हाइड्रोजन रहेगा, ऐसा नहीं कि हम इधर हाइड्रोजन और इधर हाइड्रोजन रहेगा नहीं, दोनों तरफ तत्व जो होता है वो समान रहता है और उनका जो नंबर है वो भी समान रहता है। इसीलिए अभिक्रिया से पहले अभिकारकों का कुछ द्रव्यमान अभिक्रिया के बाद उत्पादों के कुल द्रव्यमान के बिल्कुल बराबर होता है। यहाँ पे कुछ नहीं होगा, यहाँ पे कुल होगा, ठीक है। इसीलिए अभिकारक के पहले अभिकारक का कुल द्रव्यमान अभिक्रिया के बाद उत्पादों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। जैसे कि अगर यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का लिया हुआ है H2 और O2, ठीक है, इसको हम लोग अगर हम लोग को संतुलित नहीं करना तो हम लोग ये लिख दे कि हाइड्रोजन लिया, गैस में ऑक्सीजन लिए, तो दोनों को मिला तो H2O बन गया। लेकिन अब हमको इसको संतुलित करना है, क्योंकि संतुलित नहीं है। कैसे संतुलित नहीं है, पता कैसे चलेगा कि संतुलित नहीं है? इधर देखो, इधर क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन कितना है, 2 है, और ऑक्सीजन कितना है, 2 है। ये 2 हुआ ना, ये 2 हुआ। इधर भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन कितना है, यहाँ नीचे पे 2 दिया हुआ तो यहाँ 2 हो गया, और ऑक्सीजन का कुछ दिया हुआ है नहीं, तो ऑक्सीजन का 1 हुआ। तो इधर 2 ऑक्सीजन, इधर 1 ऑक्सीजन, तो असंतुलित है, तो इसको संतुलित करना होगा। तो कैसे करेंगे, तो इधर 1 है तो इसमें 2 से गुना कर दे रहे, तो इधर 2 से गुना करेंगे, तो यहाँ 2 हम लोग नहीं लिखेंगे कभी भी संतुलित करने में, नीचे में नहीं लिखेंगे, यहाँ आगे में 2 लिखेंगे, ठीक है। आगे में 2 कर दिए, तो जब हम यहाँ आगे में 2 कर दिए तो इसमें भी 2 हो गया, तो ये 4, 2 गुना 2 हो जा रहा है, 4 हो जा रहा है, और इधर 2 ही है, तो इसमें फिर से 2 गुना करना पड़ेगा, तो इधर यहाँ 2 करेंगे, ठीक है, आगे में 2 जोड़ेंगे, तो यहाँ पे ये संतुलित हो गया। फिर ये जो लिखे हैं इसमें इधर 4 हाइड्रोजन, इधर भी 4 हाइड्रोजन, इधर 2 ऑक्सीजन, इधर भी 2 ऑक्सीजन, तो अब ये जाके संतुलित हुआ है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है कि ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया का अर्थ क्या होता है? तो ऊष्माक्षेपी जिसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में अभिकारकों से उत्पाद बनने के साथ साथ ऊष्मा मुक्त होती है उसमें उन्हें ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। मतलब उत्पाद बन रहा है और साथ साथ उसमें ऊष्मा भी निकल रही है, तापमान बढ़ जाता है, मतलब ऊष्मा निकल रही है, मतलब हम कैसे पता करेंगे? तो जब हम लोग रिएक्शन कर रहे हैं और उसका जिस चीज़ में रिएक्शन कर रहे हैं, जैसे शीशा का जो ट्यूब होता है उसको रिएक्शन कर रहे हैं और बाहर से छुएंगे तो देखेंगे तो वो गर्म लगेगा। तो गर्म क्यों लग रहा है? ये हम आग वाग तो जलाए नहीं, बस दो केमिकल को इसमें मिलाया, तो इसको हम लोग छुए तो देख रहे हैं कि गर्म हो गया, तो ये ऊष्मा रिलीज कर रहा है, ऊष्मा मुक्त कर रहा है, तो इसीलिए उसको क्या बोलेंगे? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एग्जाम्पल अगर देना है तो क्या देंगे? तो प्राकृतिक गैस का दहन। जब प्राकृतिक गैस क्या हुआ? मीथेन हो गया, जिसको हम लोग CH4 लिखते हैं। इसको हम लोग ऑक्सीजन के साथ ले जाएंगे, मतलब खुले में थोड़ा सा छोड़ेंगे, तो क्या होता है? ये जलता है, इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, हाइड्रोजन निकलता है, और साथ साथ क्या निकलता है? ऊष्मा निकलता है, ठीक है। दूसरा हो गया कि ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, एंडोथर्मिक रिएक्शन, मतलब ऊष्मा को शोषित करता, लेता है, मतलब पहले अगर हम उसको गर्म भी करेंगे ना तो उसको वैसा ही बना रहेगा, कहीं जाएगा नहीं। जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में अभिक्रिया को पूरा करने के लिए ऊष्मा का अवशोषण होता है उसमें ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। इसमें मिश्रण का तापमान क्या होता है? घट जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल है कि कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको हम लोग यहाँ हम लोग ऊष्मा लिखे, यहाँ पे नहीं लेके हम लोग ये जो एरो है इसके ऊपर भी ऐसे सिंबल दे देते हैं। ये जो सिंबल है ये किसका प्रतीक है? ऊष्मा का, ठीक है। अगर किसी के ऊपर ऐसे एरो दिया हुआ और उसके ऊपर ऐसा चिन्ह दिया हुआ, इसका मतलब करिए कि उसको ऊष्मा दिया जा रहा है, ठीक है, ऊष्मा दिया जा रहा है। तो जब हम लोग इसको ऊष्मा दिए तो ये CO और CO2 में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल जो है प्रकाश संश्लेषण भी क्वेश्चन आ सकता है कि प्रकाश संश्लेषण किस चीज़ का उदाहरण, कौन सी अभिक्रिया का उदाहरण? तो प्रकाश एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। एंडोथर्मिक रिएक्शन यानी ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है क्या? प्रकाश संश्लेषण, ठीक है। फिर एक है कि श्वसन जो है वो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों है? वर्णन कीजिए, ठीक है। श्वसन हम लोग जो क्यों है? तो श्वसन प्रक्रिया में हम लोग जो सांस लेते हैं उससे प्राप्त ऑक्सीजन कोशिकाओं में मौजूद ग्लूकोज के साथ अभिक्रिया करती है और ऑक्सीजन के परिणाम स्वरूप CO2 जल और बड़ी मात्रा में ऊर्जा उत्पादन होता है। इसीलिए इसे क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। इसमें ऊष्मा बाहर निकलती है। इधर हम लोग इधर जोड़ रहे हैं ऊष्मा को, इस साइड जोड़ रहे हैं ऊष्मा, यानी इधर निकल रही है, उत्पाद में है ऊष्मा।
तो श्वसन जो है वो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। क्यों? क्योंकि जब हम लोग सांस लेते हैं तो हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं तो जो हम लोग के शरीर में प्रोड्यूस जो ग्लूकोज है, जैसे जब हम लोग खाना खाए वो टूट टूट के जाता है, ग्लूकोज अंत में बनता है। तो जो ऑक्सीजन है जब ग्लूकोज के साथ रिएक्ट करता है तो उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड, H2O और कुछ ऊर्जा रिलीज होता है। ठीक है, चूंकि इस अभिक्रिया में उत्पाद के साथ साथ ऊर्जा भी बाहर निकलती है, इसीलिए उसमें ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया माना जाता है। वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों माना जाता है? वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है? इस अभिक्रिया के लिए समीकरण लिखिए। वियोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया जहाँ दो उत्पाद जोड़ के दो अभिकारक जोड़ के एक उत्पाद बनता है। वियोजन अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक से दो उत्पाद बनता है। ठीक है, तो अपोजिट तो है ही। ठीक है, तो इसको लिखेंगे कैसे? तो यहाँ लिखा हुआ है कि वियोजन अभिक्रिया में संयोजन अभिक्रिया के विपरीत इसलिए कहा जाता है क्योंकि वियोजन में एक अकेला अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनता है। ठीक है, जबकि संयोजन में दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक अकेला उत्पाद बनाते हैं। ठीक है, और यहाँ उदाहरण दिया हुआ है संयोजन और वियोजन अभिक्रिया का। संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है ये, कैल्शियम ऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड से जब हम लोग अभिक्रिया करते हैं तो बनता है कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3। ये फूल पत्ती हम बना दिए हैं, अलग बात है। दूसरा है वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया में कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट को हम लोग थोड़ा सा उष्मा प्रदान किए तो ये बन गया कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर टूटकर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड देता है। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है कि उन वियोजन अभिक्रियाओं के एक एक समीकरण लिखिए जिसमें उष्मा, प्रकाश और विद्युत के रूप में ऊर्जा प्रदान की जाती है। ऊर्जा, ये उष्मा भी एक ऊर्जा है, प्रकाश भी ऊर्जा, विद्युत भी ऊर्जा। तो वियोजन और ये सब ऊर्जा ज़्यादातर वियोजन अभिक्रिया में ही दिया जाता है, तो उसका एक समीकरण बोल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा गया है, पहले वियोजन अभिक्रिया होती क्या? तो वे होती है जिसमें एकल अभिकारक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद बनाता है। अभिकारक याद कर लीजिए, जो इस साइड लिखा हुआ है। ठीक है, इस साइड जो है वो अभिकारक है और इस साइड जो है उत्पाद है। तो हम लोग इधर वाले पदार्थ को क्या बोलेंगे? तत्व यौगों को अभिकारक बोलेंगे। तो जब एकल अभिकारक टूटकर दो छोटे छोटे उत्पाद बनाता है उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। और इन्हें, इसमें टूटने में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो ये 3 प्रकार की ऊर्जा को लेते हैं। ठीक है, तो इसमें पहला जो हुआ उष्मा द्वारा वियोजन, इसमें उष्मीय ऊर्जा के प्रयोग से अभिकारक टूटता है। उदाहरण के लिए हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट जो चूना पत्थर है उसको गर्म करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड जिसको बुझा हुआ चूना कहते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। ठीक है, ये उष्मीय अभिकारक का एग्जाम्पल है, इसको याद कर लीजिएगा। उष्मीय अभिकारक आया, वियोजन अभिकारक आया। ठीक है, और उष्मीय अभिकारक हुआ, वियोजन अभिकारक हुआ और उष्मा शोषी अभिकारक हुआ। तीनों के लिए ये एग्जाम्पल याद कर लीजिएगा कि चूना पत्थर को जब हम लोग गर्म करते हैं तो वो बुझा हुआ चूना कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। और इसका ये जो फॉर्मूला है ये याद कर लीजिएगा। इसको बैलेंस नहीं करना है क्योंकि ये बैलेंस ऑटोमेटिक बैलेंस है। कैल्शियम इधर है, C 1 है और ऑक्सीजन 3 है। ठीक है, दूसरा है प्रकाश द्वारा वियोजन, जिसको फोटोकेमिकल प्रकाशीय वियोजन भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि इसमें प्रकाश या सूर्य के प्रकाश, मोस्टली सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में यौगिक वियोजित होता है, टूटता है। सूर्य के प्रकाश में सिल्वर क्लोराइड और को सिल्वर और क्लोरीन जैसे गैस में, उदाहरण के लिए हम लोग देख लेते हैं कि सूर्य के प्रकाश में जब हम लोग सिल्वर क्लोराइड रखते हैं तो ये सिल्वर में और क्लोरीन में टूटता है। ठीक है, सिल्वर क्लोराइड को सिल्वर क्लोरीन में टूटा है। इसको बैलेंस कर दिया गया, जिसमें बैलेंस नहीं था इसमें 2 आगे लगा दिया, 2 लगा। और यहाँ जो है इसके ऊपर सूर्य का प्रकाश या सनलाइट ऊपर लिख दीजिए तो बढ़िया सा इक्वेशन बन गया। ये सॉलिड में है, ये सॉलिड में, ये गैस में है, तो ये भी लिखा जाता है समीकरण को जब संतुलित किया जाता है। तीसरा है विद्युत द्वारा वियोजन, विद्युत अपघटन, इसको इलेक्ट्रोलाइटिक भी बोलते हैं। इसके अतिरिक्त विद्युत धारा प्रवाहित करने पर भी वियोजन किया जा सकता है। जैसे जल में हम जल लिए हैं और इसमें बिजली पास करा रहे हैं तो इससे क्या होता है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग हो जाते हैं। तो ये हुआ वियोजन अभिक्रिया, विद्युत द्वारा वियोजन। ठीक है, तो यहाँ हम लोग 3 देख लिए। एक उष्मा द्वारा वियोजन होता है, उष्मा प्रदान करते टूटता है, तो इसका एग्जाम्पल हो गया चूना पत्थर वाला। दूसरा हो गया कि प्रकाश द्वारा वियोजन, तो इसमें सिल्वर क्लोराइड वाला। और तीसरा विद्युत द्वारा तो पानी वाला, पानी में डालेंगे तो पानी, हाइड्रोजन ऑक्सीजन अलग हो गया। अगला क्वेश्चन है
विस्थापन और द्विविस्थापन अभिक्रियाओं में क्या अंतर है? ठीक है, विस्थापन हम लोग पढ़े डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट में अंतर क्या है। इसमें एक होगा, इसमें दो होगा, द्वि लिखा है, डबल दो बार हो जाएगा और इसका एक समीकरण भी लिखना है। तो यहाँ हम लोग ऐसे देखिए, आप अगर आंसर लिख रहे हैं और आंसर को कहीं भी अंतर पूछ रहे हैं और उसको आप ऐसे बीच में लाइन करके अगर ऐसे करके बना रहे हैं तो आपका मार्क्स 1-2 बढ़ने की चांसेस है। इसमें है कि आपको 1 2 3 4 ऐसे 5 पॉइंट 4 पॉइंट बना दीजिए, आपको 5 नंबर आराम से मिल जाएंगे। ठीक है, तो विस्थापन अभिक्रिया क्या हुआ? तो जब एक तत्व दूसरे तत्व को प्रतिस्थापित करता है उसे विस्थापन करता है और इस अभिक्रिया में दो यौगिक आयनों की अदला बदली होती है। ठीक है, इसमें एक तत्व दूसरे तत्व को प्रतिस्थापित करता है। जैसे यहाँ पे जिंक है, यहाँ पे कॉपर सल्फेट है। ठीक है, कॉपर सल्फेट से जो जिंक है वो कॉपर सल्फेट से ज़्यादा रिएक्टेंट है, तो यहाँ पे क्या करेगा, जिंक जो है वो कॉपर को हटा देगा। ठीक है, एक तत्व दूसरे तत्व को प्रतिस्थापित कर देता है। ठीक है, और इसमें क्या हो रहा है, बेरियम क्लोराइड है और सोडियम है। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ बेरियम क्लोराइड है और सोडियम सल्फेट है। तो इसमें क्या हो रहा है, अदला बदली हो रहा है, मतलब बेरियम यहाँ से यहाँ उठ के गया और सोडियम यहाँ से यहाँ उठ के गया, मतलब सोडियम क्लोराइड बन गया और बेरियम सल्फेट बन गया। इसमें अभिक्रिया में दो या दो से आयनों की अदला बदली होती है। दूसरा पॉइंट हो गया कि अभिकारक में एक तत्व या एक यौगिक भाग लेते हैं। इसमें एक तत्व है, जिंक एक तत्व है ना, एक अकेला है और दूसरा यौगिक है, दो मिला हुआ तो यौगिक हो गया, ये तत्व और एक यौगिक मिलता है। और इसमें क्या होता है, इसमें दो यौगिक होते हैं, ये भी एक यौगिक है, ये भी एक यौगिक है। ठीक है, उत्पाद में एक नया यौगिक और एक तत्व बनता है, इसमें उत्पाद में दो नए यौगिक बनता है। और यहाँ एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, याद कर लीजिएगा। विस्थापन अभिक्रिया का ये एग्जाम्पल, जिंक और कॉपर सल्फेट से जिंक सल्फेट और कॉपर बनता है और द्विविस्थापन में बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट वाला। यहाँ पे बैलेंस किया हुआ है 2NaCl करके, यहाँ पे बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि सिल्वर के शोधन में सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में सिल्वर प्राप्त करने के लिए कॉपर धातु द्वारा विस्थापन किया जाता है। इस प्रक्रिया के लिए अभिक्रिया लिखिए। ठीक है, इसको रासायनिक अभिक्रिया लिखना है। तो इसके लिए रासायनिक अभिक्रिया हो गया, क्या लिखा है, सिल्वर को शोधन करने वाला, सिल्वर निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि सिल्वर नाइट्रेट का, पानी में सिल्वर नाइट्रेट मिलाते हैं, विलयन बनाते हैं, पानी में मिलाते हैं और उसमें सिल्वर प्राप्त करने के लिए कॉपर धातु और इसमें कॉपर धातु डालते हैं। तो इससे क्या होता है कि कॉपर नाइट्रेट बन जाता है और सिल्वर, कॉपर नाइट्रेट बन जाएगा और सिल्वर उसमें नीचे में बैठ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग कहेंगे एकल इस विस्थापन अभिक्रिया कहेंगे, क्योंकि एक तरफ तत्व है दूसरी तरफ यौगिक है। ठीक है, दूसरा हो गया ये क्वेश्चन क्या था कि अच्छा, इसका बस अभिक्रिया का ये लिखना था। तो और फिर इसको बैलेंस कर लीजिए, सिल्वर के सामने दो दो ऐड करके, तो ये बैलेंस लगभग हो गया है। ठीक है, फिर है अगला, अवक्षेपण अभिक्रिया क्या है। ये इसके बारे में, अवक्षेप जिसमें निकला उसको अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। अवक्षेपण मतलब प्रेसिपिटेट, मतलब जब अगर हम कोई रिएक्शन कर रहे हैं और पानी के नीचे कुछ मटेरियल बैठ गया, अवक्षेप निकल गया, उसको अवक्षेपण अभिक्रिया कहेंगे। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो घुलनशील विलयनों को मिलाने पे एक ठोस पदार्थ बनता हो और वो जल में अघुलनशील हो, यह अघुलनशील ठोस को ही उत्पाद प्रेसिपिटेट कहते हैं और इस रिएक्शन को क्या कहेंगे, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। जब सिल्वर नाइट्रेट को जलीय विलयन सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से मिलाया जाता है तो सिल्वर क्लोराइड सफ़ेद अवक्षेप बनता है। ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट को NaCl के साथ मिलाते हैं तो सफ़ेद अवक्षेप बनता है। ये भी याद कर लीजिए, जब ये सोचिए NCERT के बुक में दिया है तब ये आपको याद कर लेना है, अवक्षेपण अभिक्रिया। फिर है ऑक्सीजन के योग के या ह्रास के आधार पर निम्न पदों की व्याख्या कीजिए, उसके दो उदाहरण दीजिए। अच्छा, दो उदाहरण माना, हम एक ही उदाहरण दिया। ऑक्सीडेशन हो गया, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ तत्व या यौगिक में ऑक्सीजन का योग हो तो ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, तो उसे ऑक्सीकरण या उपचयन कहते हैं। जैसे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, इसमें क्या हुआ, मैग्नीशियम था और इसमें ऑक्सीजन बढ़ गया तो मैग्नीशियम का क्या हुआ, उपचयन हुआ। ठीक है, और दूसरा हो गया, अच्छा है कॉपर और ऑक्सीजन, तो कॉपर ऑक्सीजन, कॉपर ऑक्साइड बना तो कॉपर का क्या हुआ, यहाँ कॉपर में ऑक्सीजन जुड़ गया तो कॉपर का उपचयन हुआ। ठीक है, अपचयन मतलब रिडक्शन, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का ह्रास होता है अपचयन कहलाती है, CO और H2, तो ये कॉपर और हाइड्रोजन। ठीक है,
इसमें क्या हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड से कॉपर बन रहा है, तो ऑक्सीजन क्या हो रहा है, घट जा रहा है, तो कॉपर ऑक्साइड का क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है कि यहाँ कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन निकल रही है, यानी कॉपर का अपचयन हुआ। एक फिर अगला क्वेश्चन है कि एक भूरे रंग के चमकदार तत्व X की वायु में उपस्थिति में गर्म करते हैं तो काले रंग का हो जाता है, तो बताइए नाम क्या है। तो ये नाम मतलब कॉपर है, कॉपर ही है, एग्जाम याद कर लीजिए ना, सोचिए नहीं एक भूरा रंग का एक्स वाला है, कॉपर इसमें बोला है भूरे रंग का है, जला रहे हैं तो काला हो जा रहा है, तो जब भूरे रंग का कॉपर है उसको वायु में रखते हैं तो काला हो जाता है। ठीक है, इसको याद ही कर लीजिए। यहाँ पे हम लिखे हैं कि यहाँ तत्व एक्स कॉपर है, इस तत्व में हवा में ले जाते गर्म करते हैं तो वायुमंडलीय ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो कॉपर ऑक्साइड बनाता है, तो इसीलिए काला हो जाता है। फिर है कि लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं, तो लोहे की वस्तुओं को जंग लगने से बचने के लिए ही पेंट करते हैं, ऑफकोर्स हम लोग जानते हैं। तो क्या होता है कि जब हम लोग पेंट लगाते हैं तो एक लेयर बन जाता है, लेयर वो क्या करता है कि जो हवा में मौजूद नमी है और जो मेटल है, जो धातु, उसके बीच एक सुरक्षा कवच बन जाता है। ठीक है, तो ये सीधे संपर्क में नहीं आ पाता और लंबे समय तक सुरक्षित रहता है। साथ साथ पेंट के अलावा हम लोग लोहे को जंग से बचाने के लिए ऑयलिंग और उसमें तेल ग्रीजिंग लगा देते हैं, ग्रीसिंग कर देते हैं। और एक वर्ड है गैल्वेनाइजेशन, ये आता है, बहुत आता है एग्जाम में, गैल्वेनाइजेशन, गैल्वेनाइजेशन। ठीक है, इसमें क्या होता है गैल्वेनाइजेशन में, गैल्वेनाइजेशन, इसमें क्या होता है कि हम लोग एक जिंक की परत चढ़ा देते हैं, मेटल पे जिंक की परत चढ़ा देते हैं तो वो जंग लगने से उस बच जाता है, जिंक की परत चढ़ा देते हैं। ठीक है, गैल्वेनाइजेशन। फिर अगला ये है तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों नहीं किया जा सकता, क्यों नहीं किया जाता है। तेल और वसा युक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता, क्यों नहीं, हम अपने से नहीं जोड़ देना, इसीलिए प्रभावित किया जाता है क्योंकि उन्हें ऑक्सीकरण या विकृत गंधिका से बचाया जा सके। ठीक है, चूंकि नाइट्रोजन एक कम सक्रिय गैस है। ठीक है, तो जब नाइट्रोजन को हम लोग खाद्य पदार्थों के साथ रहते हैं तो वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, तो खराब नहीं होता है, तो इसीलिए हम लोग नाइट्रोजन का यूज़ करते हैं। फिर यहाँ पे 2 पॉइंट है, एक है संक्षारण, जिसको हम लोग कोरोजन बोलते हैं, संक्षारण, जैसे लोहे में जंग लगना मतलब लोहे का संक्षारण होना। जब कोई धातु अपने आसपास के वातावरण जैसे नमी, वायु, अम्ल के संपर्क में आती है तो वह धीरे धीरे नष्ट होने लगती है या कमजोर होने लगती है, तो इसे संक्षारण बोलते हैं, जैसे लोहे में जंग लगना। ठीक है, तांबे का काला होना। विकृत गंधिका क्या है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें वसा और तेल युक्त खाद्य पदार्थों को वायु नमी के संपर्क में आता है और तो ऑक्सीकृत हो जाता है, तो विकृत गंधिका कहते हैं। इससे क्या होता है कि इसमें भोजन का स्वाद, गंध बदल जाता है और वह खाने योग्य नहीं रह जाता है, जैसे चिप्स नमकीन को खुले में छोड़ देते हैं। ठीक है, अब यहाँ जो हम ये सब बनाए हैं, ये हम 1 मिनट हम चैप्टर साथ में खोल ले रहे हैं, उसके साथ हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। हाँ, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे जो पहला प्रश्न है, 1 मिनट, हाँ, ये जो पहला प्रश्न है उसी को हम यहाँ पे सॉल्व किए हैं। ठीक है, इसमें ये जो दिया हुआ है इक्वेशन वही है, लीड ऑक्साइड है, कार्बन है, फिर लीड ऑक्साइड को कार्बन से रिएक्ट करें तो लीड और कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। तो इसमें पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा असत्य, देख रहे हो ऑब्जेक्टिव का, अगर आपको सही भी होगा तो आप सत्य खोजेंगे कि सत्य कौन सा, लेकिन यहाँ पे टिक किस पे करना, असत्य पे। तो पहले पता लगेगा कि इसमें कौन सही है कौन गलत है। और यहाँ पे आप लोग देखिए, अभी अपचयन उपचयन देखे हैं ना, तो लीड ऑक्साइड है, लीड ऑक्साइड यहाँ से क्या बन रहा है, लीड बन रहा है, तो लीड का ऑक्सीजन क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है, मतलब कम हो गया, इधर ऑक्सीजन गायब हो गया, तो लीड ऑक्साइड का क्या हुआ है, ऑक्सीजन कम हुआ है, यानी क्या हुआ, अपचयन हुआ है। ठीक है, अपचयन हुआ है। और कार्बन जो है, कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ गया है यहाँ जाके, तो कार्बन का उपचयन हुआ है। ठीक है, उपचयन। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सीसा अपचयित हो रहा है, सीसा है ही नहीं इधर। ठीक है, सीसा तो इधर है, इधर का हम देखेंगे अपचयित कौन हो रहा है, सीसा का ऑक्साइड अपचयित हो रहा है, तो ये पहला वाला गलत है। दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड अपचयित हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड तो इधर है। ठीक है,
कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन उपचयित हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, कार्बन उपचयित हो रहा है। फिर लिख रहा है कार्बन उपचयित हो रहा है, तो हाँ कार्बन उपचयित हो रहा है। और लीड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है, लीड ऑक्साइड अपचयित, तो इसमें सही हुआ सी डी, ठीक है। लेकिन हमसे पूछा जा रहा है असत्य कौन है, तो असत्य सी डी नहीं होकर जो बाकी दोनों है ये असत्य है, तो यानी सही आंसर जो होगा वो होगा ए और बी, ठीक है। दूसरा प्रश्न है, ये दिया हुआ है, इसका इक्वेशन ये है, पूछ रहा है कि ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया, तो ये है विस्थापन अभिक्रिया, एक तरफ तत्व है एक तरफ यौगिक है और वो उसको विस्थापित कर दिया, ठीक है। द्विविस्थापन नहीं है, विस्थापन है, नहीं तो सोचेगा द्विविस्थापन ही, गलत हो जाएगा, डी आंसर होगा। फिर दिया हुआ है कि लौह चूर्ण को तनु हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ मिलाते हैं तो क्या बनता है, तनु हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, ये है क्वेश्चन। तनु हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ क्या मिलाते हैं तो क्या होता है, लौह क्लोराइड और हाइड्रोजन, आयरन क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस बनता है। तो यहाँ पे कौन सा सही है, पहला, हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड बनता है, ठीक है। संतुलित वाला हम लोग पढ़ ही लिए, ये वाला हो गया संतुलित समीकरण कैसे करते हैं। फिर ये है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित कीजिए, ठीक है, तो इसको पहले लिखना है और फिर संतुलित करना है। तो यहाँ है नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस, नाइट्रोजन जो है वो हाइड्रोजन गैस से संयोग करके अमोनिया बनाता है, तो हम पहले लिख दें नाइट्रोजन गैस को हम N2 लिखते हैं, हाइड्रोजन को हम लोग H2 लिखते हैं, गैस है तो, और इसको बना NH3। लेकिन हम अब देखें कि संतुलित है कि नहीं, तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं नाइट्रोजन 1 है नाइट्रोजन 2 है, तो संतुलित तो है नहीं, अब संतुलित करना पड़ेगा। तो हम लोग पहले नाइट्रोजन को संतुलित कर रहे हैं क्योंकि ऑक्सीजन हाइड्रोजन बाद में करते हैं। तो नाइट्रोजन N2 है, इधर नहीं N1 है तो इधर 2 से गुना कर दिए तो 2N हो गया, इधर भी 2N हो गया। तो इधर अब हाइड्रोजन कितना हुआ, तो हाइड्रोजन हुआ 3 नीचे वाला ऊपर 2 वाला, तो इसको गुना करते, 3 गुना 2, जोड़ेंगे नहीं गुना करेंगे, 3 गुना 2, तो ये हुआ 6। और इधर भी आगे 3 नीचे वाला 2, तो 3 गुना, ये भी गुना करेंगे, 3 गुना 2 6। तो अब हो गया ये बैलेंस इक्वेशन हो गया। और इसको और अच्छे से बैलेंस करने के लिए इसके साथ हम लोग साइड में ये किस अवस्था में पाया जाता है, जैसे गैसीय अवस्था में है तो G लिखेंगे, गैस है तो G लिखेंगे, लिक्विड है तो L लिखेंगे, सॉलिड है तो S लिखेंगे, और घुलनशील जो पानी में घुलनशील अगर विलयन है तो वहाँ हम लोग AQ मतलब एक्वस यानी विलयन लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग नाइट्रोजन के साथ गैस, इसके साथ गैस और इसके साथ गैस लिख दिए, तो ये हमारा संतुलित समीकरण बन गया, ठीक है। इसको हम लोग हैबर प्रक्रम भी बोलते हैं, पूछ देता है कि हैबर से क्या बनता है, हैबर प्रोसेस है, इससे क्या बनता है, तो इससे हम लोग का क्या बनता है, अमोनिया, क्या बनता है, अमोनिया। इसमें क्या करते हैं, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलके अमोनिया बनाता है, ठीक है। और ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ये भी याद कर लीजिएगा। फिर अगला जो क्वेश्चन है वो है हाइड्रोजन सल्फाइड वायु में दहन करके बनता है, इसको हम लोग पूरा ही कर लेते हैं, ये पूरा क्वेश्चन हम लिखे हुए हैं। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस वायु में दहन होने पर जल और हाइड्रोजन डाइऑक्साइड बनाता है, तो इसको हम लोग पहले लिखे हाइड्रोजन सल्फाइड, ऐसे लिख दिए। हम लोग को पता है हाइड्रोजन 1 होगा, सल्फाइड पे 2 होता है, S जो होता है वो 2 माइनस आयन होता है, तो ठीक है। तो जब भी हम सल्फर लिखेंगे तो इस पे जो 2 आयन है वो यहाँ लिखा जाता है, ठीक है, सल्फर के लेफ्ट साइड में नीचे में, तो ये सल्फर का ही लिखा है इस, क्योंकि ये इसको दे दिया तभी तो एक कंपाउंड बना। तो ये हाइड्रोजन सल्फाइड, हम लोग हाइड्रोजन सल्फाइड लिख दिए। ऑक्सीजन गैस है तो O2 लिखेंगे, ठीक है। वायु लिखा है ना, वायु मतलब आप मान लीजिए कि ऑक्सीजन ही है, ठीक है। तो हाइड्रोजन सल्फाइड जब वायु के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, तो हाइड्रोजन जल बनता है, जल, तो जल हम लोग लिखें H2O, और सल्फर डाइऑक्साइड बनता है तो इसको लिखें SO2, ठीक है। तो अब हम लोग ऐसे लिख तो दिए, लेकिन अब हम लोग को बैलेंस करना है। हम लोग को पता चला कि बैलेंस नहीं है, कैसे पता चला, देखिए हाइड्रोजन हाइड्रोजन तो सेम है, सल्फर भी सेम है, और ऑक्सीजन सेम है कि नहीं, तो ऑक्सीजन यहाँ 2 है और ऑक्सीजन यहाँ 2, और यहाँ भी एक ऑक्सीजन है, तो 2 और ये प्लस में बीच में प्लस है ना, तो यहाँ 3 हो गया, 3 ऑक्सीजन है और इधर 2 ऑक्सीजन है। तो अब तो इसको बैलेंस करना बनता है क्योंकि इधर 2 इधर 3 है। अब बैलेंस कैसे करें, तो बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या करें कि इसको 3 है तो इधर तो 3 कर नहीं सकते, 3 दूनी 6 हो जाएगा, तो इसको क्या करते हैं, यहाँ 3 कर देंगे तो आपको क्या लग रहा है, इधर 6 हो जाएगा। तो इधर जब 6 हो गया, 3 दूनी 6,
तो अब इधर भी हमको 6 करना पड़ेगा। तो ये तो 2 हैं ही, 2 में 3 और जोड़ देंगे तो 6 होगा नहीं, 3 दूनी 6 इधर हो गया, तो 6 इधर करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, 2 इधर जोड़ रहे हैं, नहीं एक मिनट हम इसको थोड़ा अच्छे से कर लेते हैं। कैसे करेंगे, तो ऑक्सीजन यहाँ पे और यहाँ पे, पहले 2 इसमें करते हैं। 2 अगर हम यहाँ पे करें हाइड्रोजन में ऑक्सीजन, तो 2 2 4 हो गया। तो इधर भी 2 करेंगे, 2 2 4 हो जाएगा। तो 4 इधर हो गया, लेकिन इधर हाइड्रोजन 4 हो गया, तो 2 2 4 हाइड्रोजन हो गया। तो इधर फिर 2 2 4 करके हाइड्रोजन करना पड़ेगा। लेकिन जब हम इधर हाइड्रोजन करें तो सल्फर भी 2 बढ़ जा रहा है, तो सल्फर को भी 2 हम यहाँ पे करेंगे। तो जब सल्फर बढ़ेगा तो इसको काटो। अब देखो हाइड्रोजन यहाँ 4 हो गया, हाइड्रोजन 4 हो गया, सल्फर 2 हो गया, सल्फर 2 हो गया। ठीक है, ऑक्सीजन कितना हुआ, तो ऑक्सीजन यहाँ 2 और ये प्लस यहाँ करेंगे, और ऑक्सीजन 2 दूनी का 4, तो 4 2 6 हो गया। तो इधर ऑक्सीजन को के लिए हम लोग यहाँ पे 3 कर देंगे, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका बना 2H2O, याद कर लीजिए भाई, 2H2S 3O2 और 2H2O 2SO2। ठीक है, ये आपको होगा। और फिर इसके साथ गैसीय अवस्था में, ये भी गैसीय, ये भी गैसीय, ये भी गैसीय अवस्था में है, तो आपका बन गया। ये एक तरह से रिडॉक्स रिएक्शन है जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन, उपचयन अपचयन दोनों होता है, उसको रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, एल्युमिनियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया कर बेरियम क्लोराइड, अल्युमिनियम सल्फेट हम ऐसे लिखें, बेरियम क्लोराइड लिखे, तो ये बना अल्युमिनियम क्लोराइड और बेरियम सल्फेट। ठीक है, ये हुआ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसको हम लोग फिर बैलेंस करते हैं। यहाँ पे बेरियम तो ठीक है, मेन क्या दिक्कत है, अल्युमिनियम 2 है, इधर अल्युमिनियम 1 है, तो इधर के लिए हम 2 अल्युमिनियम कर दिए। ठीक है, 2 कर दिए, तो अब हो गया कि क्लोरीन कितना है, तो क्लोरीन 3 दूनी 6 है इधर क्लोरीन, और इधर 2 ही है, तो इधर हम यहाँ 3 से गुना कर दिए, तो ये भी 6 हो गया क्लोरीन। क्लोरीन हो गया, अल्युमिनियम हो गया, बचा बेरियम। बेरियम यहाँ 3, यहाँ 1 ही है, तो इधर भी 3 कर दिए बेरियम। अब बचा सल्फर। सल्फर कितना है, ये वाला 3 है ना सल्फर में, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर है, तो यहाँ पे भी सल्फर में 3 है। ठीक है, बराबर हो गया। ऑक्सीजन कितना है, ये ब्रैकेट है ना, तो ये 3 और 4 जो है गुना में होगा, 7 नहीं होगा, 4 3 12 होगा। ठीक है, और ऑक्सीजन यहाँ कितना है, यहाँ भी 4 3 12 है, तो अब बैलेंस हो गया। तो वही बैलेंस करके यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, और साथ में एक्वेस सॉल्यूशन है, सोडियम, यहाँ पे सोडियम और 6 बना, यहाँ पे भी ये सॉल्यूशन में है, एक्वेस लिखाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है, पोटेशियम धातु जल के साथ अभिक्रिया करके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और जल बनता है। पोटेशियम लिख दिया के और जल लिख दिया, फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जल H2 गैस हो गया। अब इसको बैलेंस कर दिए, यहाँ पे बैलेंस देख लीजिएगा कैसे, पोटेशियम को 2, इधर पोटेशियम 2, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बैलेंस होना चाहिए। ठीक है, इसको बैलेंस करके लिखा गया है, इसको आप लोग अपने से सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। फिर यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो क्वेश्चन है इसको एक बार हम लोग देख लेते हैं। जो क्वेश्चन यहाँ पर है, क्वेश्चन नंबर 6, इसमें कहा गया है कि ये सब जो रिएक्शन दिया गया है इसको संतुलित करना है। इसको आप अपने से कोशिश करिएगा और यहाँ पे एक बार देख लीजिएगा कि कैसे हम लोग संतुलित करें। यहाँ पे जो तीसरा नंबर है उसको संतुलित करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये संतुलित है, आप देख लीजिएगा। और ये सब जो संतुलित किया गया है इसको आप खुद से संतुलित करिएगा। कैसे करिएगा, तो सब लिखिएगा कि कौन कौन एलिमेंट है, ठीक है, और वो कितना कितना है, और कैसे कैसे उसको गुना भाग करके संतुलित किया जा सकता है। फिर है कि रासायनिक समीकरण लिखिए, जो दिया गया 7वें में, उसको रासायनिक समीकरण में कैसे लिखेंगे। जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो CaOH यहाँ पे 2, ठीक है, क्योंकि कैल्शियम का 2 आयन होता है, बाहर वैलेंसी 2 होता है। कार्बन डाइऑक्साइड है CO2, कैल्शियम कार्बोनेट बना, और H2O, जिंक सिल्वर नाइट्रेट, ऐसे ये सब जो है ये सब हम यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, 8वां जो है इसमें बोला गया है कि प्रत्येक अभिक्रिया का प्रकार बताइए, मतलब अभिक्रिया तो बताइए उसका प्रकार क्या क्या है। तो यहाँ पे दिया गया कि ये जो है पहला, इसको ऐसे लिखोगे तो पता चल ही जाएगा कि ये भी होगी, ये भी होगी, ये भी होगी। और ये क्या हुआ, अदला बदली हुआ, तो द्विविस्थापन अभिक्रिया हुआ। ये 1 से टूट के 2 बना, तो वियोजन अभिक्रिया हुआ। 2 से मिलकर 1 बना, संयोजन अभिक्रिया हुआ। ये 2 जो है 2 में हुआ, लेकिन एक तत्व है कि यौगिक है, तो ये विस्थापन अभिक्रिया हुआ। तो हमारा आज का प्रश्न कंप्लीट सब कंप्लीट होता है।
इसमें सब चीज़ कंप्लीट हो चुका है, ये पूरा अभ्यास हम लोग देख चुके हैं। बीच बीच में जो क्वेश्चन है वो अगर आप लोग सॉल्व करिएगा तो कर लीजिएगा, इसमें कुछ खास ये नहीं है। एक बार बीच वाला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन, 1 मिनट, यहाँ पे वायु के जलने से पहले साफ क्यों किया जाता है? क्योंकि मैग्नीशियम ऑक्साइड जल जाता है और इसको समीकरण को संतुलित, जो आपको नहीं आ रहा वो हमसे एक बार पूछ लीजिए और हम अपने टेलीग्राम चैनल पे सबका आंसर जो PDF बनाए हैं ये सब आपसे शेयर कर देंगे। ने क्वेश्चन भी लिखा है कि वायु को जलने से ये रिबन क्यों साफ किया जाता है? क्योंकि मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेता है। ये जो अभिक्रिया है इसको लिखा गया है कि कैसे इसको संतुलित भी करना है, संतुलित करके ये अभिक्रिया लिखा गया है, ठीक है। और फिर उसके बाद आपका हो गया कि अवस्था संकेतों को संतुलित करिए, तो यहाँ पे संतुलित करके आपका दिया हुआ है, ठीक है। फिर एक और क्वेश्चन था कि 1 मिनट, फिर एक और क्वेश्चन था कि जब लोहे के कील को कॉपर के विलयन में डुबाया जाता है तो रंग क्यों बदल जाता है? तो यहाँ पे ये है कि जब डुबाया जाता है तो क्या होता है कि कॉपर सल्फेट विलयन में कॉपर को विस्थापित कर देता है लोहा, तो ये आयरन सल्फेट बन जाता है। तो आयरन सल्फेट जो होता है वो ग्रीन कलर का होता है, तो हल्का हरा कलर का बन जाता है। तो ये टोटल मिला के हम लोग आज चैप्टर कंप्लीट कर लिए, चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ। और आगे के वीडियो बने रहिए, आगे हम चैप्टर 2 जो है उसको कवर करेंगे, फिर उसके बाद उसका क्वेश्चन आंसर करेंगे। ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है, तब तक के लिए बने रहिए हमारे वीडियो के साथ, एजुकेशन हब विद प्रगति। और तब तक के लिए धन्यवाद।